हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सीए फाउंडेशन के रिवीजन लेक्चर के बाद बहुत से बच्चों की डिमांड आई कि सर सीए फाउंडेशन वालों पे भी कृपा कीजिए, उनके लिए भी लॉ के, ऑडिट के, एसएम के लेक्चर रिकॉर्ड कीजिए। तो लीजिए, आपकी रिक्वेस्ट मानते हुए मैं अब सीए इंटर के लेक्चर्स आपके सामने फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं। तो हम सबसे पहले सीए इंटर कॉर्पोरेट लॉ पेपर नंबर 2, ये सब आपको पता ही है। ऑब्वियस सी बात, आप रिवीजन कर रहे हो तो बेटा इतना तो आपको पता ही होगा कि हमारा पेपर नंबर 2 है। फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लासेस रहेगी। माय नेम इज सीए गौरव बंसल, 16 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट नहीं करूंगा। चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशंस का ही पोर्शन है और ऑलमोस्ट डेफिनेशन जो है मैं चैप्टर वाइज आपको क्लियर करवाता जाऊंगा। स्टिल अगर कोई डेफिनेशन ऐसी रह जाएगी जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और किसी चैप्टर में पर्टिकुलरली वो कवर नहीं हो रही है, तो लास्ट में जब पूरा कॉर्पोरेट लॉ का सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं आपको लास्ट में 4-5 डेफिनेशन भी करवा दूंगा। बट अपन स्टार्ट होते हैं चैप्टर की वेटेज वाइज, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करवा रहा हूं बेटा मैं आपको। चैप्टर नंबर 2 है अपना द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी and matter incidental thereto। इस चैप्टर में हम सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 22 तक के प्रोविजंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमोटर की डेफिनेशन है बेटा। कंपनी बना रहे हो, प्रमोटर का नाम ना है ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो प्रमोटर्स कौन होते हैं? देखो, अगर मैं जनरल मीनिंग की बात करूं, प्रमोटर का मीनिंग क्या है? मीनिंग, प्रमोटर इज द पर्सन, प्रमोटर इज द पर्सन who thinks about the company very first time। Promoter is the person who thinks about the company very first time। जिसने कंपनी के बारे में सबसे पहले सोचा, वेरी फर्स्ट टाइम। और सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा ना। एंड मेड एफर्ट्स, टू क्रिएट इट। और कंपनी को क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स किए। एंड देन सेट इट गोइंग, ऑन गोइंग। ओके, ये तो मीनिंग है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सेक्शन 2 क्लोज 69 के अंदर प्रमोटर की डेफिनेशन क्या है? तो 3 तरह के पर्सन को प्रमोटर कहा गया है। नंबर 1, जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में और एनुअल रिटर्न में एज प्रमोटर मेंशन हो। जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, एनुअल रिटर्न फाइल करती है आरओसी के पास, तो उसमें प्रमोटर का नाम देना पड़ता है। तो एनी पर्सन नेम्ड एज प्रमोटर इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेकेंड, हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल, ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अब ये पर्सन कौन हो सकता है? हो सकता है ये मेजर शेयर होल्डर हो, जिसके पास कंपनी के अच्छे खासे शेयर हो सकता है ये वो बंदा हो जिसने इनिशियली कंपनी को बनाया था और जिसको कंपनी के बिजनेस की सबसे ज्यादा नॉलेज हो। कोई भी, वट एवर नेम इट इज कॉल्ड, ठीक है। या एक ऐसा पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है। पर्सन हु कैन डायरेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर accustomed to act, and board of directors are accustomed मतलब bound to act accordingly। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बाउंड हो जाते हैं, मतलब जैसा इस पर्सन ने कहा है हमें वैसा ही करना पड़ेगा। तो ऐसे पर्सन को प्रमोटर कहा जाता है। ध्यान रखना, जो पर्सन सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, पर्सन एक्टिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, are not counted
आर नॉट काउंटेड या नॉट प्रमोटर, ये प्रमोटर नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में सी है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्शन देते हैं कि हमें फाइनेंशियल मैटर को कैसे हैंडल करना चाहिए, तो वो जो सीए है वो प्रमोटर नहीं है, वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्ट कर रहा है, ये डायरेक्शन देने के लिए वो बदले में क्या लेता है, पैसे लेता है। तो ये प्रमोटर की डेफिनेशन हुई बेटा। उसके बाद बड़ा बेसिक सा टॉपिक आता है, कंपनी कितने तरह की होती है, काइंड्स ऑफ कंपनी। काइंड्स ऑफ कंपनी तो डिपेंड करता है आप किस बेस पर पूछ रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी अगर पूछ रहे हो तो कंपनी दो तरह की होती है, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। लिमिटेड में फिर फर्दर दो तरह की होती है, बाय शेयर, बाय गारंटी। उसके बाद अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर, अगर बात करें तो तीन तरह की होती है, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल अगर बात करें तो दो तरह की कंपनी होती है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, और दूसरा एसोसिएट कंपनी। उसके बाद ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल की बात करें कि किस कंपनी की कैपिटल कहां मिलेगी, एक्सेस टू कैपिटल, बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। तो दो तरह की कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी। इसके अलावा अदर बेसिस, अदर बेसिस में काफी सारी कंपनियां होती है, अंडर सेक्शन 8 कंपनी, पीएफआई, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एटसेट्रा, काफी सारी कंपनी होती है। ये सब हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है बेटा, बिल्कुल। और कुछ कंपनीज यहां पर रिपीट हो रही है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीए इंटर में, एक तो ओपीसी, इसके ऊपर फुल फ्लेजिड टॉपिक दे रखा है, दूसरा अंडर सेक्शन 8 कंपनी, ये फुल फ्लेजिड आपको दोबारा से रिट्रेट किया गया सीए इंटर में, और उस पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक आता है आपका ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। तो सबसे पहले समझिए बेटा, वन पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी ही होती है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। बट जैसा कि आप लोगों को पता है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। बट इसमें विद मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर एक ही होगा। मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे, ओनली 1। ठीक है, और इसमें मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, मिनिमम डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में बेटा 2 होते हैं, पब्लिक कंपनी में 3 होते हैं। यहां पर मिनिमम डायरेक्टर एक ही होगा। आप एक से ज्यादा रखना चाहते हो अपनी मर्जी है, मिनिमम डायरेक्टर एक होगा। ये जो ओपीसी होती है, इसकी कुछ खास बातें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, हु कैन बिकम मेंबर ऑफ ओपीसी, ओपीसी कौन बना सकता है या ओपीसी का मेंबर कौन बन सकता है, ये क्राइटेरिया दे रखा है बेटा। तो सबसे पहली बात, एक बंदा जो माइनर नहीं हो, जो माइनर नहीं हो मतलब क्या होना चाहिए, दैट इज मेजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए बाय एज। नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया ये होना जरूरी है। रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट 120 डेज का स्टे होना चाहिए ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इनमें से सारी कंडीशन पूरी होनी जरूरी है बेटा, ये ध्यान रखना। एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आप ओबीसी के मेंबर नहीं बन सकते। ठीक है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए
जो ओपीसी का सब्सक्राइबर होगा वो आरओसी को एमओए देगा और एओए भी देगा। सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर का मतलब जो कंपनी बनाने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं कि मेरे लिए कंपनी बना दीजिए। तो ये जो कंपनी का एमओए है, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्लोज होता है, 7th क्लोज, और इस क्लोज का नाम होता है नॉमिनेशन क्लोज। ये जो नॉमिनेशन क्लोज है ये प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में नहीं होता। इस नॉमिनेशन क्लोज में हमें एक नॉमिनी का नाम देना पड़ता है। नॉमिनेशन क्लोज में किसका नाम देना पड़ता है? नॉमिनी का नाम। ये कौन है भाई? सर ये वो बंदा है जो मेंबर की डेथ के केस में ओपीसी का मेंबर बनेगा। नॉमिनी कौन हुआ? नॉमिनी बिकम्स मेंबर in the event of death or incapacity of member। ठीक है, ये नाम देना कंपलसरी होता है। जिसको आप नॉमिनी बना रहे हो उसका क्या लगेगा? कंसेंट लेटर भी लगेगा। नाम और उसका कंसेंट लेटर भी लगेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको किसके पास फाइल करने पड़ेंगे? सारे डॉक्यूमेंट किसके पास फाइल करने पड़ते हैं? आरओसी के पास। कि कल को अगर मैं मर गया तो मेरी जगह पर मेरी ओपीसी को ये पर्सन संभालेगा। इसे नॉमिनी कहते हैं बेटा। ओके, नॉमिनी कौन हो सकता है? नॉमिनी के लिए भी सेम क्राइटेरिया है बेटा। अब आप ये खुद सोच के देखो, सेम क्राइटेरिया क्यों दिया गया है? नॉमिनी, ध्यान रखना, नॉमिनी माइनर नहीं हो सकता, ये मेजर होना चाहिए। नॉमिनी नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 120 डेज का स्टे होना चाहिए। सारी कंडीशन वही जो मेंबर की है। रीजन क्या है? क्योंकि मेंबर ही तो बनने वाला है, तो इसकी जो क्राइटेरिया है वो मेंबर से डिफरेंट कैसे हो सकती है? उसके बाद अगली बात जो आती है वो ये आती है, क्या नॉमिनी को चेंज किया जा सकता है? तो चेंज इन नॉमिनेशन 3 वजह से होता है। चेंज इन नॉमिनेशन जो है वो 3 वजह से होता है बेटा, 3 केसेस में होता है। सबसे पहला केस, मेंबर में चेंज नॉमिनेशन। मेंबर जब चाहे तब नॉमिनेशन क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। उसे लगता है जिसको मैंने नॉमिनी बना रखा है वो बंदा ठीक नहीं है, तो मेंबर क्या कर सकता है? जब चाहे तब नॉमिनेशन चेंज कर सकता है। दूसरा, नॉमिनी में विड्रॉ, नॉमिनी में विड्रॉ हिज नॉमिनेशन, नॉमिनी वे विड्रॉ हिज नॉमिनेशन, नॉमिनेशन भी विड्रॉ किया जा सकता है। और तीसरा केस क्या बनता है? डेथ, मेंबर मर गया या इनकैपेबल हो गया है, कैपेसिटी ऑफ मेंबर, तो बेटा जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा। और जो नॉमिनी मेंबर बन गया अब उसे नए नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 केस बनते हैं जिसको हम चेंज इन नॉमिनेशन बोलते हैं। इन 3 केसेस में हमें क्या करना है? मेंबर को अगर नॉमिनेशन चेंज करना है तो मेंबर को सिर्फ किसको इन्फॉर्म करना है? ओपीसी को इन्फॉर्म करना है। आपको क्या करना है? इंटीमेट या इंटीमेशन टू ओपीसी। सेम ऐसे ही नॉमिनी अगर विड्रॉवल कर रहा है अपनी कि मैं आपकी ओपीसी का नॉमिनेशन नहीं, नॉमिनी नहीं रहना चाहता, तो ये भी किसको इन्फॉर्म करेंगे? ओपीसी को। क्लियर है? अब यहां पर थर्ड केस में न्यू नॉमिनी टू बी अपॉइंटेड, न्यू नॉमिनी टू बी अपॉइंटेड। इन तीनों ही केसेस में क्या करना है? जिस दिन नॉमिनेशन विड्रॉ हुआ है, जिस दिन नॉमिनेशन विड्रॉ हुआ है, जिस दिन नॉमिनेशन चेंज हुआ है, इन तीनों ही केसेस में आपको क्या करना है? विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, तीनों ही केसेस में विद इन 30 डेज ओपीसी किसको इन्फॉर्म करेगी? ओपीसी टू इन्फॉर्म आरओसी कि हमारा नॉमिनी क्या हो गया है? चेंज हो गया है, हमारे नॉमिनी ने विड्रॉल दे दिया है, हमारे मेंबर की डेथ हो गई है जिसकी वजह से नॉमिनी मेंबर बन गया है और नया नॉमिनी अब ये है। ठीक है,
अगर नॉमिनी विड्रॉल करना चाहता है अपने नॉमिनेशन का कि भैया मैं जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा, आपने फिर कंसेंट पहले क्यों दी थी? तो आपको इंटीमेशन देनी पड़ती है ओपीसी को, और विद इन 15 डेज न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। विद इन 15 डेज न्यू नॉमिनी हमें अपॉइंट करना होता है। मैं यहां पर इसको हटा के यहां से लिखता हूं बेटा, विद इन 15 डेज न्यू नॉमिनी हमें अपॉइंट करना होता है। ठीक है, और ध्यान रखना जब भी नया नॉमिनी अपॉइंट होगा आरओसी को यानी इंटीमेट जरूर करना है अपने को। ठीक है, ओपीसी बनाकर मैं क्या बिजनेस कर सकता हूं? एनी बिजनेस कैन बी डन बाय ओपीसी। बिजनेस कर सकते हो, ध्यान रखना अंडर सेक्शन 8 एक्टिविटीज नहीं करनी है, ये बिजनेस में नहीं आती ना बेटा। और आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते। यानी कि जैसे कि कोई ओपीसी जो है को किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। वन पर्सन कैन बी द नॉमिनी और मेंबर ऑफ वन ओपीसी ओनली इन अ टाइम। एक बार में एक पर्सन एक ही ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है और एक ही ओपीसी का मेंबर हो सकता है। तो सर एक बात बताइए, मेरी खुद की एक ओपीसी है, तो मैं क्या किसी ओपीसी का नॉमिनी हो सकता हूं? हाँ बिल्कुल, एक ओपीसी का मेंबर हूं और एक ओपीसी का नॉमिनी हूं, बट मेरे पास में एक ही टाइम पे दो ओपीसी के नॉमिनी होने का कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही टाइम में दो ओपीसी का मेंबर होने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, एक एक। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू वजह से, किसी पॉइंट की वजह से, फॉर एग्जांपल आप जिस ओपीसी के नॉमिनी थे उस ओपीसी के मेंबर की डेथ हो गई, तो आपके नाम पे कितनी ओपीसी हो जाएगी? दो ओपीसी, क्योंकि एक तो आपकी ओपीसी थी और एक जिसके नॉमिनी थे उसके उसके मेंबर की डेथ होने की वजह से अब आप क्या बन गए? नॉमिनी मेंबर बन गए हो। इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर, person becomes member of more than one OPC, then such person shall। अब बताओ, अगर आप किसी एक बार में दो ओपीसी के मेंबर बन गए, सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक ओपीसी का तो मैं मेंबर था और जिस दूसरी ओपीसी का मैं नॉमिनी था उस ओपीसी के मेंबर की डेथ हो गई, तो अब बताओ एक टाइम में मैं दो ओपीसी का क्या बन गया? मेंबर बन गया। तो अब मुझे क्या करना है? आपके पास ऑप्शन है, मर्ज करो, मर्ज बोथ ओपीसी, दोनों ओपीसी को मर्ज कर लो और उसको एक बना लो। सेल आउट वन ओपीसी, एक ओपीसी को बेच दो। वाइंड अप, बंद कर दो एक ओपीसी को, वन ओपीसी। या कन्वर्ट कर लो ओपीसी को इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, कन्वर्जन करना पॉसिबल है। बट सर हमने कुछ सुना था कि ओपीसी को कन्वर्ट करने के लिए 2 साल की वेट करनी पड़ती है, या कुछ पेड अप कैपिटल या टर्नओवर की कोई रिक्वायरमेंट है। बेटा बहुत साल पुरानी बात कर रहे हो। नाउ अडेज एन ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। आप प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में जब चाहे तब कन्वर्ट हो सकते हो विदाउट एनी वेट अप टू 2 फाइनेंशियल ईयर। पहले 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 साल तक की वेट करनी पड़ती थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको कन्वर्जन करना ही करना पड़ेगा ओपीसी का पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में। ओपीसी बनाकर क्या फायदा है? रिलैक्सेशन अवेलेबल टू ओपीसी
ओपीसी को क्या क्या रिलैक्सेशंस अवेलेबल होती है? नंबर 1, ओपीसी को कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है ना, बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट दो केसेस में नहीं बनती, ओपीसी के केस में नहीं बनती और स्मॉल कंपनी के केस में नहीं बनती है। ओपीसी को एनुअल रिटर्न जो फाइल करनी होती है सेक्शन 92 में, वो एब्रिज फॉर्म में फाइल करनी होती है। एब्रिज्ड फॉर्म, एमजीटी पढ़ा है ना, एब्रिज्ड फॉर्म, एमजीटी 7A, ठीक है। और इस पे सिर्फ डायरेक्टर के साइन हो जाए तो चलेगा, डायरेक्टर के साइन हो जाए चलेगा, इस पे कंपनी सेक्रेटरी के साइन होना जरूरी नहीं होता। सेम ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको साइन कौन करेगा? साइन बाय 1 डायरेक्टर, क्योंकि ओपीसी में एक डायरेक्टर का होना कंपलसरी है। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पर 2 डायरेक्टर लिख दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मिनिमम 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए, तो ओपीसी में डायरेक्टर ही एक है तो 2 कैसे साइन करेगा? तो इसलिए यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखी है कि आप एक डायरेक्टर से ही साइन करवा लेना, आपकी बात बन जाएगी। एजीएम के और ईजीएम के जो सेक्शन 96 है और सेक्शन 100 से लेके सेक्शन 111 तक के सेक्शन है, ये आपको कंप्लाई नहीं करने होते। ये सारे सेक्शंस क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे चैप्टर में, ठीक है। वैसे देखो रिवीजन लेक्चर लगा रहे हो तो आपने ये सब तो पढ़ ही लिया होगा, बट फिर भी मैंने लिखवा दिया। तो ओपीसी के बारे में ये सब कुछ, और ओपीसी में पार्टनरशिप फर्म भी पार्टनर बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम, सॉरी ये रहने देते हैं, नहीं ये नहीं आएगा, ये रहने देते हैं, ये कुछ बेसिक सी चीज है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 3A। सेक्शन 3A प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए ठीक है। सेक्शन 3A क्या कहता है? इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी falls below मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट। बताओ मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी होती है बेटा? प्राइवेट कंपनी केस में 2, पब्लिक कंपनी के केस में 7। तो भैया हम आपको 6 महीने देते हैं। कितना टाइम? 6 महीने। जिस दिन आपके नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम स्टैट्यूटरी लिमिट से कम चले गए, 6 मंथ, या तो नंबर ऑफ मेंबर्स को इंक्रीज करो, इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू स्टैट्यूटरी लिमिट, मिनिमम लिमिट तक तो ले आओ। फॉर एग्जांपल आपकी एक पब्लिक कंपनी है जिसमें 10 मेंबर है, कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, 10 है कोई बात नहीं, 10 में से 5 किसी वजह से मर गए, एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, 500 बंदे एक ही गाड़ी में थे, 5 ऑन द स्पॉट मर गए, तो अब कितने रह गए? 5 रह गए। हम ये नहीं कह रहे कि वापस 10 मेंबर करो, बट मिनिमम लिमिट 7 की है तो 7 तक तो लेके आओ। हाँ, इंक्रीज कर लिया, ओके है बेटा, कंटिन्यू। कंपनी का क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, आप कंपनी को कंटिन्यू रखो, ओके कंटिन्यू। बट अगर आपने नंबर ऑफ मेंबर 6 महीने तक इंक्रीज नहीं किया तो आपको बिजनेस क्या कर देना चाहिए? क्लोज कर देना चाहिए, क्लोजर ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस, यानी कि कंपनी का वाइंडिंग अप खुद कर दो भैया, क्या दिक्कत है? कर दिया, ओके है, सामान लपेटो, अपने अपने घर जाओ। बट अगर आपने क्लोजर ऑफ बिजनेस नहीं किया, हाँ बेटा देखो अब गड़बड़ कर रहे हो तुम, एक्ट ने तुम्हें 6 महीने दे दिए कि हम आपको 6 महीने देते हैं, नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा लो अपने। अगर आप नहीं बढ़ा रहे हो तो बिजनेस बंद कर लो, बिजनेस बंद नहीं कर रहे तो अब क्या होगा? ऑल रिमेनिंग मेंबर्स, जितने मेंबर बच गए हैं, ऑल रिमेनिंग मेंबर्स विल बी पर्सनली लाइबल, यानी कि उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। पर्सनली लाइबल फॉर द increased liability, for the increased liability in the name of company after 6 month। कौन से मेंबर? वो सभी मेंबर जो अवेयर थे, who are aware of this fact, जिसको इस बारे में पता था कि भाई हमें कंपनी बंद कर देनी चाहिए थी बट हम कंपनी बंद नहीं कर रहे, मतलब जिनको पता है कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, सिर्फ उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। अगर कोई मेंबर ये प्रूव कर देता है कि मुझे इस कांड के बारे में कुछ नहीं पता था, तो बेटा उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं आएगी।
अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 7 प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा रन करना पड़ेगा। अब रन के बारे में डिटेल में इसी चैप्टर में मैं सेक्शन 13 में समझाऊंगा आपको नेम क्लोज के साथ में। सबसे पहले रन करना पड़ेगा। रन का मतलब है रिजर्व यूनिक नेम। जिस नाम से कंपनी बनाना चाहते हो पहले देखो वो नाम अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर वो नाम ही अवेलेबल नहीं है तो आगे प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकती। रिजर्व यूनिक नेम, रन एमसी की साइट पे जाके होगा। उसके बाद आपको फाइल करने पड़ेंगे कुछ डॉक्यूमेंट। फाइल कौन कौन से डॉक्यूमेंट? सबसे पहला एमओए एंड एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। और इसके ऊपर किसके साइन होने चाहिए? साइंड बाय सब्सक्राइबर्स। साइंड बाय सब्सक्राइबर। बताओ मिनिमम कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए? मिनिमम 1 to 7। 1 किस केस में? अगर आपको ओपीसी बनानी है, प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 सब्सक्राइब होने चाहिए। पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए। ओके, सब्सक्राइबर के सिर्फ साइन नहीं होने चाहिए, इनका नाम और एड्रेस भी होना चाहिए अलोंग विद ऑक्यूपेशन इफ एनी, नेम, एड्रेस एटसेट्रा। प्लस में विटनेस, प्लस में विटनेस जो इनके नाम और साइन को सर्टिफाई करेगा या विटनेस करेगा। ओके, साथ में आपको क्या देनी पड़ेगी? डिक्लेरेशन। साथ में क्या देनी पड़ेगी आपको? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन 2 तरह की जाती है। सबसे पहले डिक्लेरेशन जाएगी बाय सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट इन प्रैक्टिस। एडवोकेट इन प्रैक्टिस जिसको अपॉइंट किया गया है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। एंड और साथ में कौन साइन करेगा? डायरेक्टर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर। फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होंगे? जो कंपनी बनते ही इसके डायरेक्टर बन जाएंगे। फर्स्ट डायरेक्टर क्या लिखेंगे? ये क्या डिक्लेरेशन देंगे? अबाउट द कंप्लायंस ऑफ। इनको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि हमने कंप्लाई कर दिया है ऑफ प्रोविजंस एंड रेगुलेशंस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो सब हमने कंप्लाई कर दिए हैं। साथ में ही जो सब्सक्राइबर होंगे वो एक डिक्लेरेशन और देंगे। जो सब्सक्राइबर्स होंगे, डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स कि हम कभी भी कन्विक्टेड नहीं रहे हैं। डायरेक्टर्स कि हम कभी भी कन्विक्टेड नहीं रहे हैं, नॉट कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, फॉर एनी ऑफेंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ड्यूटी एटसेट्रा। और अगर ऐसा कभी हुआ भी था तो यह बात 5 साल से ज्यादा हो चुकी है, ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर से हम कभी भी कन्विक्टेड नहीं रहे हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन में, कंपनी मैनेजमेंट में, फ्रॉड में, मिस रिप्रेजेंटेशन में एटसेट्रा। और अगर ऐसा कभी हुआ भी था तो उस बात को 5 साल से ज्यादा बात हो चुकी है। इन सिंपल वर्ड, अगर आपने कभी ये कन्विक्शन किए हैं तो आप 5 साल तक कंपनी बनाने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाते हो। ओके, उसके बाद आपको एक टेम्परेरी एड्रेस देना पड़ता है। टेम्परेरी एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस। कोरस्पोंडेंस बोले तो कम्युनिकेशन, कि जब तक कंपनी नहीं बन जाती और कंपनी का खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक किस एड्रेस पर कम्युनिकेशन करना है? फॉर कम्युनिकेशन या कोरस्पोंडेंस। फॉर कम्युनिकेशन अंटिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड। नॉर्मली ये सीए के ऑफिस का एड्रेस होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड। और रजिस्टर्ड ऑफिस कब एस्टेब्लिश होगा?
जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर हमें ऑफिस एस्टेब्लिश करना होता है। उसके बाद में हमें पर्टिकुलर्स देने पड़ते हैं, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। पर्टिकुलर्स बोले तो डिटेल, पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का नाम, उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन, डिन एटसेट्रा। डिन बोले तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अलोंग विद कंसेंट लेटर कि हाँ हम कंपनी के डायरेक्टर की तरह एक्ट करने के लिए रेडी है। अगर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो हम डायरेक्टर की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो कंसेंट लेटर भी इनका लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको ऑनलाइन फाइल करने होते हैं। ऑनलाइन फाइलिंग होगी एमसीए की साइट पर और ऑनलाइन ही फीस लगेगी, प्लस ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस। अगर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में कोई ऐसा काम है जिस काम को परफॉर्म करने के लिए आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, सेबी के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो वो अप्रूवल की कॉपी भी यहां पर लगती है। ये सारे डॉक्यूमेंट फाइल होने के बाद कहां चले जाएंगे बेटा? ये चले जाते हैं आरओसी के पास। ये कहां चले गए? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। दो बातें होंगी, क्या ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट है? डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीट एंड करेक्ट। तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट एंड करेक्ट है तो आरओसी आपको क्या इश्यू करेगा? इश्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम लिखा होगा, नेम ऑफ कंपनी की कांग्रेचुलेशन, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट की जा रही है इस नाम से। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी होती है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस पे आरओसी की स्टैंप लगी होती है, आरओसी के साइन भी होते हैं। साथ में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यहां पर मेंशन्ड होता है। ये ध्यान रखना, ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ये एमसीक्यू के लिए याद कर लेना बेटा, एग्जाम में हो सकता है एमसीक्यू आ जाए। इतनी बारीकी से एमसीक्यू पूछने का देखो चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट स्टिल हम कर लेते हैं कि एमसीक्यू में ये आ सकता है कि सिन जो है वो कितने डिजिट का होता है। तो 21 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, और साथ में इसमें पेन होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट करता है बेटा। तो ये सारी चीजें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन होती है। और ये कंक्लूसिव एविडेंस होता है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। क्या हो जाएगा कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से? तो बेटा कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। वो इससे पहले कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आती है। कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस कौन सी तारीख से? फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन्ड है उस डेट से कंपनी का बर्थ माना जाता है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर्स बिकम्स मेंबर ऑफ कंपनी, सब्सक्राइबर बिकम मेंबर ऑफ द कंपनी। अब ये मेंबर कहलाने लगेंगे। और आज के बाद कंपनी जो है, कंपनी कैन डू कॉन्ट्रैक्ट्स इन ओन नेम, खुद के नाम से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, खुद के नाम से प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, खुद के नाम से लोन ले सकती है, एटसेट्रा। ये सारी जो आपने फाउंडेशन में कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ना, वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद ही आती है बेटा। ओके, अब समझिए आरओसी को लगता है डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है या करेक्ट नहीं है, तो देखो दो बातें, क्या ये फ्रॉड का केस है? क्या ये एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट है? फ्रॉड है। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट है। हाँ, मतलब ये गड़बड़ जो है जानबूझ के की गई है, तो बेटा रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और आपके ऊपर सेक्शन 447 का चार्ज लगेगा फ्रॉड का। ठीक है।
अनइंटेंशनली ये हुआ है, अनइंटेंशनल मिस्टेक, यानी कि गलती जानबूझ के नहीं की गई, तो कोई बात नहीं, आरओसी आपको रीजन बताएगा कि हम आपका फॉर्म रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, एंड आस्क फॉर रीसबमिशन, रिजेक्ट एप्लीकेशन, परमानेंट रिजेक्शन नहीं होगा, एंड आस्क फॉर रीसबमिशन, आस्क फॉर रीसबमिशन। तो नॉर्मली 15 दिन मिलते हैं कि आप ये गलती ठीक करो और ये फॉर्म दोबारा सबमिट करो, ठीक है, ये होता है। बट अगर फ्रॉड का पता कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पता चले तो, इफ फॉल्स इंफॉर्मेशन या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट आर डिटेक्टेड आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अब क्या करें, अब तो एप्लीकेशन तो अप्रूव हो चुकी, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो बेटा अब ये मैटर खिसक के किसके पास चला गया, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी बोले तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोर्ट बेसिकली। तो ये मैटर कहां चला गया, एनसीएलटी के पास। तो आपने जो गड़बड़ की है और जो गड़बड़ करके आपने कंपनी बनवा ली है, तो एनसीएलटी आपको क्या ऑर्डर देगी, एनसीएलटी आपको सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी टू कंपनी। ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, कोई भी कोर्ट डिसीजन सुनाती है तो सबसे पहले क्या देनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू कंपनी, और उसके बाद एनसीएलटी में पास ऑर्डर, में पास ऑर्डर क्या, टू चेंज, टू चेंज। अगर देखो एमओए में गड़बड़ है, एओए में गड़बड़ है, डायरेक्टर्स में गड़बड़ है, तो उसमें क्या किया जाए, चेंज किया जाए। जब तक ये चेंज नहीं किया जाएगा तब तक नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। नाम चेंज कर दो, सॉरी एमओए में कोई गड़बड़ है, एओए में कोई गड़बड़ है, वो चेंज करो, उसके बाद हम आपके नाम को रिस्टोर कर देंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक ऑफ द नेम ऑफ कंपनी, जब तक ये ऑर्डर आप फुलफिल नहीं कर देते। अगर आपने फिर भी कोई भी एक्टिविटी करने की कोशिश की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, किसकी, मेंबर्स की, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। फिर भी नहीं माने, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनी को ही बंद कर देंगे। कई बच्चे समझते हैं कि नाम को स्ट्राइक ऑफ कर देना इज वाइंडिंग अप, नहीं, वाइंडिंग अप नहीं होता बेटा। नाम स्ट्राइक ऑफ करने का मतलब है कि अगर आप ये ऑर्डर फुलफिल कर देते हो तो हम आपका नाम रिस्टोर ही कर देंगे। वाइंड अप का मतलब होता है सारी एसेट वगैरह बेच के सब पूरी कंपनी को ही खत्म कर देना। कोई भी ऐसा ऑर्डर जो एनसीएलटी को सही लगे, जैसे सेक्शन 447 एटसेट्रा, इस तरह के ऑर्डर जो है वो एनसीएलटी पास कर सकती है अगर आपने फ्रॉडुलेंटली कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की तो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है जो आपने ऑनलाइन फाइल किए हैं, ऑनलाइन, तो ये तो सॉफ्ट कॉपी में फाइल हुए होंगे ना, तो इनकी हार्ड कॉपी का क्या करना है, ऑनलाइन फाइलिंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं, मेंटेन ऑल डॉक्यूमेंट्स एट रजिस्टर्ड ऑफिस, एट रजिस्टर्ड ऑफिस परमानेंटली, जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो जाता, परमानेंटली। ये ध्यान रखना। नॉर्मली कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट 8 साल तक संभाल के रखने होते हैं, बट कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कंपनी को परमानेंटली संभाल के रखने होते हैं, जिसमें से कुछ डॉक्यूमेंट तो यही है जिसके बेस पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, रजिस्टर ऑफ मेंबर है, कंपनी की मिन्यूट है मीटिंग की, एटसेट्रा, ये सब चीजें, ठीक है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अंडर सेक्शन 8 कंपनी की तरफ। अब बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अंडर सेक्शन 8 कंपनी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाउंडेशन में भी पढ़ा था, इंटर में भी है। अंडर सेक्शन 8 कंपनी के और भी कई नाम है, जैसे एनजीओ कंपनी, एनपीओ कंपनी, चैरिटेबल कंपनी या लाइसेंस्ड कंपनी। इस केस में क्या होता है, आपको एक कंपनी बनानी है, उस कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में आपको मेंशन करना पड़ता है कि आपका पर्पस क्या है। और पर्पस हमारा कोई बिजनेस करना नहीं होता, हमारा पर्पस होता है प्रमोशन या डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, आर्ट्स
साइंस, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। सारे पर्पस लिखने की जरूरत नहीं है, जो पर्पस आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे गरीब बच्चों के इलाज फ्री में करवाना है कंपनी बनाकर, तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ। आपको लगता है गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। कुछ भी आप कर सकते हो। साथ में अब देखो वही बात बेटा, ये आप तो फ्री में करोगे ये काम, बट फ्री में करोगे पैसा तो चाहिए ना। आप फ्री में करोगे बट खर्चा तो लगेगा, तो पैसा कहां से आएगा सर? डोनेशन से। डोनेशन से, चैरिटी से पैसा यहां से आएगा। और मान लीजिए डोनेशन और चैरिटी आ गई 10 करोड़ की, बट खर्चा हुआ 8 करोड़ का, तो 2 करोड़ बच गया, उसका क्या होगा? तो नॉर्मली क्या होता है, जब किसी कंपनी को इनकम आती है 10 करोड़ की, वो खर्चा होता है 8 करोड़ का, तो 2 करोड़ बच गए। तो 2 करोड़ जो है वो मेंबर आपस में डिविडेंड दे सकते हैं ना, मेंबर को डिविडेंड दिया जा सकता है। बट यहां पर जो पैसा आपको दिया गया है वो गरीब बच्चों पर खर्च करने के लिए दिया गया है। तो आपको क्लियरली ये लिखना पड़ेगा अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि हमारी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी। हमारी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगी, ये आर्टिकल ऑफ में लिखना पड़ेगा। तो भैया जो 2 करोड़ बच गए उसका क्या करेंगे? सरप्लस। तो बेटा गरीब बंदे खत्म थोड़ी हो जाएंगे, अगले साल और गरीब आएंगे। तो आपको ये सरप्लस कहां यूज करना पड़ेगा? अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए, टू बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली। ये जो आपके सामने ये चीजें लिखी गई है ना, एमओए में लिखा होना चाहिए, एओ में लिखा होना चाहिए, इसे कहते हैं कंडीशंस। ये है कंडीशंस अंडर सेक्शन 8। ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लाइसेंस। हालांकि फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल ये पावर आरओसी को डेलीगेट कर रखी है। तो अगर मुझे अंडर सेक्शन 8 कंपनी बनानी है तो उसके लिए लाइसेंस के लिए मुझे आरओसी को अप्लाई करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये लाइसेंस अप्लाई होने के बाद आपके नाम में नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ सच कंपनी, अंडर सेक्शन 8 कंपनी, आपके नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हट जाएगा, क्योंकि अब आप एक पब्लिक या प्राइवेट कंपनी नहीं हो, आपकी कैटेगरी अलग हो गई है। ठीक है, आप एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी हो, आपकी कैटेगरी अलग हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एमओए, एओए तो देना ही देना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट थ्री फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम क्या होगी, कितनी होगी, उसका सोर्स क्या होगा, ये पैसा आएगा कहां से, मतलब चैरिटी से कितना आ जाएगा, मेंबर सब्सक्रिप्शन से कितना आ जाएगा, ये पैसा आप खर्च कहां करोगे और कितना करोगे, किस पर्पस के लिए कितना पैसा खर्च करोगे और ये पैसा कितना खर्च करोगे, ये सारी बातें इसमें मेंशन करनी होती है। क्लियर है? अगर आपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ सच कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद कंडीशन, यानी कि आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया, या आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहे, और नॉट एक्टिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो बेटा आपका लाइसेंस छीन सकता है। तो आपका लाइसेंस छीना जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस छीनने की पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? रीजनल डायरेक्टर को। लाइसेंस इश्यू करने की पावर आरओसी के पास, लाइसेंस छीनने की पावर किसके पास है? रीजनल डायरेक्टर के पास। तो रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? रीजनल डायरेक्टर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा टू सच कंपनी। देखो बेटा, कभी भी कोई फैसला सुनाना हो, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड तो देनी चाहिए ना, सफाई का एक मौका। और उसके बाद ऑर्डर दे सकते हैं वाइंडिंग अप का, किस कंपनी को बंद करो। वाइंडिंग अप के टाइम पे जो सरप्लस बचेगा वो मेंबर्स में नहीं बांटा जाएगा, वो डोनेट कर दिया जाएगा, डोनेटेड
या गिवन टू सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी, सिमिलर अंडर सेक्शन 8 कंपनी, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में फाइल कर दे सकते हैं, और डिपॉजिट कर देंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड, यहां पर भी ये गवर्नमेंट का फंड है, यहां जमा करवा देंगे। अगर सिमिलर कंपनी नहीं मिली तो यहां गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देंगे, बट मेंबर्स को नहीं बांटेंगे। अमलगमेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, अमलगमेशन विद सिमिलर कंपनी, विद सिमिलर कंपनी। अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो जो कंपनी ये काम कर रही है उसके साथ आपको मर्ज कर दिया जाएगा, या आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा नॉर्मल कंपनी में, कन्वर्ट इन नॉर्मल कंपनी। ओके, अगला टॉपिक ये उठता है कि क्या अंडर सेक्शन 8 कंपनी का कन्वर्जन हो सकता है, कन्वर्जन इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। हाँ बेटा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि ऊपर वाला सारा टॉपिक आपने सीए फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, बट ये टॉपिक न्यूली इंसर्ट हुआ है आपके सीए इंटर में। हालांकि अब तो काय का नया रहेगा, 2 साल हो गए इसको आए हुए, बट स्टिल इस पे क्वेश्चन बहुत अभी तक पूछा नहीं गया है, तो एग्जामिनर जो है कभी भी इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, और 5 या 6 नंबर का फुल फ्लेजिड क्वेश्चन बनेगा। तो क्या एक अंडर सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट किया जा सकता है प्राइवेट या पब्लिक में? तो इसका प्रोसीजर है, सबसे पहले आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बेटा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए जो नोटिस जाएगा, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जो मेंबर्स को भेजेंगे, उसके साथ में क्या जाती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाती है बेटा, याद है ना? स्पेशल बिजनेस के केस में क्या जाती है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर आपको याद नहीं तो कोई बात नहीं, जनरल मीटिंग चैप्टर तक वेट कर लीजिए, आपके सामने आ जाएगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या चीज होती है। इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीजन फॉर कन्वर्जन, मेंबर्स को बताना पड़ेगा रीजन फॉर कन्वर्जन, हम ये कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं। ओके, ये भी ठीक है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर, एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर कि हम कन्वर्जन करना चाहते हैं। साथ में आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, अखबार में छापना पड़ेगा विद इन अ वीक, जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर अखबार में आपको छापना पड़ेगा कि हम जो है वो कन्वर्जन कर रहे हैं, और किसी भी पर्सन को अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। साथ में आपको नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस यानी कि इंटीमेशन टू चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर एंड चैरिटी कमिश्नर एटसेट्रा, इनको भी नोटिस देना पड़ेगा कि हमारी जो अंडर सेक्शन 8 कंपनी है हम उसको प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप रीजनल डायरेक्टर को विद इन 60 डेज अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हो। विद इन 60 डेज मेक रिप्रेजेंटेशन, आपका क्या कहना है इस कन्वर्जन के बारे में, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हालांकि मान लीजिए अगर चैरिटी कमिश्नर या इनकम टैक्स ऑफिसर ऑब्जेक्ट करते हैं कि कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, तो पहली अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड किसके पास जाती है? कंपनी के पास में, ठीक है, बाद में इनके पास आती है। आपकी सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल्ड होनी चाहिए, एनुअल रिटर्न पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, फाइल्ड होनी चाहिए, फाइल्ड। और मान लीजिए अभी एजीएम हुई नहीं है तो फिर सीए से आपको लेटेस्ट आपको क्या करवाना पड़ता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अटेस्ट करवा के फिर अपलोड करना पड़ता है, और ये 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए अटेस्टेशन रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद या तो आपको अप्रूवल दे देगा, अप्रूव्स द कन्वर्जन, या फिर वो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट्स द एप्लीकेशन। अगर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है कि हम आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्या कर रहे हैं, क्या कमी रहेगी, ताकि आप उस कमी को दूर करके दोबारा फाइलिंग कर सको। अगर आपका कन्वर्जन अप्रूव हो गया तो अब आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है मेंबर से, और अमेंड करना है एमओए को, अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर लो, नेम क्लोज चेंज कर लो। आपको अमेंड करना है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कि अब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कुछ भी सरप्लस बचता है तो हम उसको अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपको किसके पास फाइल करना है? आरओसी के पास। ये डॉक्यूमेंट आपको किसके पास फाइल करना है? आरओसी के पास। और आरओसी आपको क्या इश्यू कर देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
और ये इस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपकी अंडर सेक्शन 8 कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के लिए। मुझे लगता है 5 या 6 नंबर के अंदर एग्जामिनर इस बार इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कंपनी के नए टॉपिक एमओए और एओए के बारे में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं एमओए और एओए के क्लोजेस के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमओए में बताओ कौन कौन से क्लोज होते हैं बेटा। तो सबसे पहला क्लोज जो आता है वो आता है नेम क्लोज। अब है ना, आपके स्टडी मैट में बिखरा हुआ है बेटा इन टॉपिक में। वो नेम क्लोज पहले एमओए के क्लोजेस के बारे में बताएंगे, फिर थोड़ा आगे जाके बताएंगे कि क्या इनको ऑल्टर किया जा सकता है, ऑल्टर करने का प्रोसीजर क्या है। मैं सारे टॉपिक आपको एक ही जगह पर करवा दूंगा ताकि आपको भटकना ना पड़े बेसिकली। तो नेम क्लोज में सबसे पहले बात तो नाम अगर आपको रिजर्व करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, रन रिजर्व यूनिक नेम। यानी कि अगर आपको जिस नाम से कंपनी बनानी है वो नाम ही अवेलेबल नहीं है तो कंपनी बनेगी कैसे। तो रन एमसीए की साइट पर फैसिलिटी अवेलेबल होती है रिजर्व यूनिक नेम। गवर्नमेंट आपको नाम कब देगी, गवर्नमेंट इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नेम शैल नॉट बी अनडिजायरेबल, नेम शैल नॉट बी अनडिजायरेबल। किस नाम को अनडिजायरेबल बोला जाएगा, कब कहा जाएगा कि कंपनी का नाम अनडिजायरेबल है, इसको रिजर्व ना किया जाए। अगर आपका नाम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है या काफी हद तक मिलता जुलता है, टू नियरली रिजम्बल्स with the name of existing company, LLP and trademark, चाहे वो ट्रेडमार्क अप्लाइड हो चाहे वो रजिस्टर्ड हो। आपके नाम में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो शो करे कि आपको गवर्नमेंट की पेट्रोनेज अवेलेबल है, यानी कि आपका गवर्नमेंट के साथ लिंक है, अनटिल अनलेस वाकई में ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक गवर्नमेंट कंपनी हो तो आपके नाम में गवर्नमेंट वर्ड आ सकता है, नहीं तो आप गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं करोगे। आपका नाम जो है वो एम्बलम्स एंड नेम एक्ट में प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। एम्बलम्स एंड नेम एक्ट, वो आपने सुना ना, रॉयल, किंग, एम्परर एटसेट्रा, ये वर्ड नहीं होने चाहिए आपके नाम में। ठीक है, अगर आपका ये नाम, आपके नाम में रॉयल, किंग, एम्परर इस तरह के वर्ड्स हैं तो आपका नाम अनडिजायरेबल माना जाएगा और आपका नाम रिजर्व नहीं होगा। अगर नाम अवेलेबल है तो आपका नाम रिजर्व हो जाएगा 20 डेज के लिए, 40 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, डिपेंड आप कितनी फीस पे कर रहे हो। 1000 रुपए फीस पे कर रहे हो तो 20 डेज के लिए रिजर्व हो जाएगा, प्लस 1000 रुपए और दोगे तो 40 डेज के लिए, प्लस 2000 रुपीज और दोगे तो 60 डेज के लिए आपका नाम रिजर्व हो जाएगा। तो नाम रिजर्व हो सकता है 20, 40, 60 डेज के लिए इन केस ऑफ न्यू कंपनी। अगर आप न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी हो, मतलब पहली बार आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो नाम रिजर्व हो जाएगा 20, 40 और 60 डेज के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी हो और आपको नाम चेंज करना है तो नाम रिजर्व होता है 60 डेज के लिए, 60 डेज के लिए इफ एग्जिस्टिंग कंपनी। तो ये ध्यान रखना, अगर आप एक नई कंपनी हो जिसका रजिस्ट्रेशन अभी होना है तो नाम रिजर्व होता है 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज के लिए, डिपेंड आप कितनी फीस पे कर रहे हो। अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी और आपको नाम चेंज करना है तो जो नाम आपको नया चाहिए वो नाम रिजर्व होता है 60 डेज के लिए। इसका लॉजिक है वो थोड़ी देर में अभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद में अगर आपका नाम, आपने झूठ बोलकर नाम इनकॉर्पोरेट रजिस्टर करवा लिया, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देके नाम रिजर्व करवा लिया, रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी आपने और रिजर्व करवा लिया है नाम आपने, रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो बेटा अभी आपको एक टॉपिक करवाया था कि फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की तो क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ आरओसी टू रेक्टिफाई द नेम, कि आप अपना नाम क्या करो, रेक्टिफाई करो, रेक्टिफाई द नेम विद इन 3 मंथ्स, विद इन
3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और अगर आपने नाम चेंज नहीं किया, अगर आपने नाम चेंज नहीं किया तो आपके वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी आ सकता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ठीक है। और आपके ऊपर सेक्शन 447 ऑब्वियस सी बात है फ्रॉड करने का चार्ज भी लग सकता है। तो ये वही प्रोविजन है जो हम पिछले पेज पे पढ़ के आए थे। ओके, क्या नाम को चेंज किया जा सकता है? ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन इन नेम क्लोज। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि क्या एक कंपनी बाद में अपना नाम चेंज कर सकती है। तो इसके मैं 2 केस बनाता हूं बेटा, मैं इसके 2 केसेस बनाता हूं हमेशा। सबसे पहला केस बनता है कि मैं नाम चेंज क्यों कर रहा हूं। क्या मैं नाम अपनी मर्जी से चेंज कर रहा हूं, या मैं नाम चेंज कर रहा हूं गवर्नमेंट के ऑर्डर पर, गवर्नमेंट मतलब आरओसी के ऑर्डर पर। नेम चेंज यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम कर रहा हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। आपके नाम में गड़बड़ थी, ऑन दी ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे रही है कि अपना नाम क्या कीजिए, चेंज कीजिए, ठीक है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर फिलहाल किसको डेलीगेट कर रखी है, रीजनल डायरेक्टर को, ठीक है। अगर आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम अलॉट हो गया है, ट्रेडमार्क का अलॉट हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, बट किसी तरीके से अगर आपको नाम अलॉट हो गया, आपने आरओसी को रिश्वत खिलाई थी या आरओसी से मिस्टेक होगी, आपको ऐसा नाम मिल गया है, तो यहां पर रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, आपको ऑर्डर इश्यू करेगा कि अपना नाम क्या करो, रेक्टिफाई करो। और जिस दिन ऑर्डर आया है रीजनल डायरेक्टर का, उसके 3 महीने के अंदर अंदर, विद इन 3 मंथ्स आपको नाम क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। रेक्टिफाई द नेम या चेंज द नेम, एक सेकेंड, ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है, चलो कोई बात नहीं। रेक्टिफाई द नेम, आपको नाम क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, बाय पासिंग OR, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। OR पास करो और नाम को क्या करो, रेक्टिफाई करो, ठीक है। नाम रेक्टिफाई करने के बाद विद इन 15 डेज आपको इंटीमेट करना है आरओसी को, इंटीमेशन टू आरओसी कि हमने अपना नाम चेंज कर लिया है। और आरओसी सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको क्या इश्यू करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपका नाम चेंज हो गया है। सर कोई ऑर्डर नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से अपना नाम क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, SR पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरओसी की, अप्रूवल ऑफ आरओसी, ठीक है। हालांकि अगर कन्वर्जन का केस है, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि अप्रूवल ऑफ आरओसी बेसिकली बेटा रन की बात कर रहा है, आपको रन करना पड़ेगा दोबारा। आपको दोबारा रन करने की जरूरत नहीं है अगर कन्वर्जन का केस है। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, तो आपके नाम में या तो प्राइवेट वर्ड इंसर्ट होगा या रिमूव होगा। इस केस में कंपनी का जो मेन नाम है वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो उस केस में रन करने की जरूरत नहीं है बेटा। और SR पास करना पड़ेगा। देखो ऑर्डर आए तो आरओसी, अगर रीजनल डायरेक्टर का ऑर्डर आया है तो OR पास करना पड़ता है। आप अपनी मर्जी से अपना नाम चेंज कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, SR पास करना पड़ेगा और आपको इन्फॉर्म करना है आरओसी को, इंटीमेशन टू आरओसी। और आरओसी क्या करेगा, आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू कर देगा। ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपकी कंपनी का नाम चेंज हो गया है। तो ये 2 सिचुएशन बनती है, एक नाम में रेक्टिफिकेशन और एक कोई ऑर्डर नहीं आया है, हम अपनी मर्जी से अपना नाम चेंज कर रहे हैं। तो 2 सिचुएशन है, ये ध्यान रखना बेटा। एक सिचुएशन में OR पास होगा, एक सिचुएशन में SR पास होगा। MCQ में बच के रहना इस क्वेश्चन से, एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई है, ओके। ये ध्यान रखना कि अगर
आपकी कंपनी का नाम, यहीं पर मैं लिखता हूं स्पेशल नोट, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है या एलएलपी है जिसका नाम आपने यूज कर लिया है, जिसका नाम यूज कर लिया है, तो ये रीजनल डायरेक्टर के पास जाएंगे और एप्लीकेशन फाइल करेंगे, एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर टू ऑर्डर द कंपनी टू रेक्टिफाई द नेम। ठीक है, और रीजनल डायरेक्टर क्या करेगी, रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, ऑर्डर द कंपनी, ऑर्डर द कंपनी टू चेंज या रेक्टिफाई द नेम, कि नाम को क्या करो, रेक्टिफाई करो। बट अगर यही केस ट्रेडमार्क ओनर का होता तो ट्रेडमार्क ओनर कैन फाइल सच एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू रेक्टिफाई द नेम within 3 years, within 3 years from incorporation of company or change in name as the case may be। ये आपको एप्लीकेशन देनी है रीजनल डायरेक्टर को, और रीजनल डायरेक्टर ऑर्डर देगी कंपनी को टू रेक्टिफाई द नेम। ध्यान रखना, अगर आपकी कंपनी को बने हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो ट्रेडमार्क ओनर एप्लीकेशन लेके नहीं जा सकता, आपको आना है तो 3 साल के अंदर आना है। सर कंपनी को बने हुए तो 10 साल हो गए, अभी उन्होंने कुछ साल पहले नाम चेंज किया, और वो जो नाम चेंज किया ना वो मेरे ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो फिर जिस दिन नाम चेंज हुआ है उसके 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ट्रेडमार्क ओनर को 3 साल में जाना है, जबकि इस तरह की कोई टाइम लिमिट कंपनी या एलएलपी के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, इसका लॉजिक समझना है, तो आप या तो मुझसे डिटेल क्लास लीजिए या आप मुझे फोन पर भी कांटेक्ट करके ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नाम से रिलेटेड जो भी प्रोविजन था मैंने आपको ये करवा दिया, और मैं इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं रेक्टिफिकेशन और ऑल्ट्रेशन वाले टॉपिक को प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके, आगे आते हैं हम। सेकेंड क्लोज जो आपका होता है वो होता है सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन होता है, ओनली स्टेट नेम इज मेंशन्ड, ओनली स्टेट नेम इज मेंशन्ड, फुल एड्रेस नहीं होता। फुल एड्रेस कब देना होता है, फुल एड्रेस देना होता है विद इन 30 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर। सिचुएशन क्लोज में कभी भी फुल एड्रेस नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सिचुएशन क्लोज में सिर्फ और सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन होता है, ताकि ये पता लग जाए कि आप कौन से आरओसी की जुरिडिक्शन में आते हो। फुल एड्रेस अलग फॉर्म में जाता है बेटा। ओके, अब आता है सिचुएशन क्लोज के अंदर कि क्या मैं अपना ऑफिस चेंज कर सकता हूं। तो देखो, ऑल्ट्रेशन इन सिचुएशन क्लोज अलाउड है। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा ये समझिए, कि क्या मैं अपना ऑफिस चेंज कर सकता हूं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ऑल्ट्रेशन इन सिचुएशन क्लोज। तो इसका जवाब है हां। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट डालिए अखबार में, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर कौन से, 2, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर जिसको हम लोकल बोलेंगे जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर में कि आप अपना ऑफिस क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, क्यों चेंज कर रहे हो, ये लिखा होता है इसके अंदर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट देने के विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, जिस दिन आपने एडवर्टीजमेंट दी है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हालांकि फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट की हुई है, फिलहाल ये पावर रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट की हुई है।
एप्लीकेशन देने के बाद रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा? विद इन 60 डेज रीजनल डायरेक्टर आपकी एप्लीकेशन को या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अप्रूव दी एप्लीकेशन, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देता है? अप्रूव कर देता है। ठीक है, इस एप्लीकेशन के साथ में स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी भी जाएगी, बोर्ड रिजोल्यूशन की कॉपी भी जाएगी, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड करेंगे ना हमने ऑफिस चेंज करना है, उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो इसकी कॉपी भी लगाई जाएगी। साथ में लगेगी इसके साथ अमेंडेड एमओए की कॉपी, अमेंडेड एमओए की कॉपी। ठीक है, साथ में जाएगी इसके लिस्ट ऑफ डेटा क्रेडिटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर, एंड डिबेंचर होल्डर। ठीक है, ध्यान रखना अप्रूवल देने से पहले रीजनल डायरेक्टर क्या देखेगा कि जो क्रेडिटर है और जो डिबेंचर है उन्होंने सबने कंसेंट दे दी है या नहीं दे दी है। अगर किसी क्रेडिटर ने कंसेंट नहीं दिया, डिबेंचर होल्डर ने कंसेंट नहीं दी है, तो वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं करेगा। किसी वजह से क्रेडिटर को डर लग रहा है कि नहीं सर ये तो दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो मैं अपना पैसा मांगने के लिए दूसरे स्टेट में थोड़ी आऊंगा, तो आप एक काम करो, इसको पे ऑफ कर दो, क्योंकि जब आप इसको पे ऑफ कर दोगे तो क्रेडिटर नहीं रहेगा, क्रेडिटर नहीं रहेगा तो इसकी ऑब्जेक्शन मैटर ही नहीं करेगी, कंसेंट या ऑब्जेक्शन मैटर नहीं करेगी। या आप इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, प्रोवाइड सिक्योरिटी, कि हम आपका पैसा खा के नहीं भागेंगे, आपका पैसा हम टाइम पे दे देंगे, नहीं तो आप अपनी ये एसेट बेच के पैसा रिकवर कर सकते हो। उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगी, और अप्रूवल के बाद ही आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है ना, रीजनल डायरेक्टर आपके एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा। अप्रूवल के बाद आपको क्या करना है? अप्रूवल की कॉपी और एमओ की कॉपी आरओसी को भेजनी है, कॉपी टू आरओसी विद इन 30 डेज। 30 डेज, जिस दिन अप्रूवल आ गई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको कौन से आरओसी के पास? दोनों स्टेट के आरओसी के पास ये कॉपी भेजनी पड़ती है। पुराने आरओसी के पास कि हम जा रहे हैं बाय बाय, और नए आरओसी के पास कि हमारे हैं वेलकम करो हमारा। और जो नया आरओसी है वो आपको क्या इश्यू करेगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों? क्योंकि जो 21 डिजिट का सिन होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, उसमें स्टेट कोड होता है बेटा, तो जब स्टेट चेंज हो जाएगा तो स्टेट कोड भी तो चेंज हो जाएगा ना बेटा, तो ध्यान रखना। तो ये पहला पॉइंट। इसके अलावा 4 केस ऐसे बनते हैं बेटा जिसमें ऑफिस तो चेंज हो रहा है, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, बट नॉट एन ऑल्ट्रेशन, ये ऑल्ट्रेशन नहीं है इन एमओए सिचुएशन क्लोज। ये 4 केस कौन से हैं बेटा? जिसमें स्टेट चेंज नहीं कर रहे हैं हम, स्टेट चेंज कर रहे हैं तो ही एमओए का सिचुएशन क्लोज चेंज होगा, क्योंकि सिचुएशन क्लोज में सिर्फ स्टेट का नाम मेंशन होता है। ठीक है ना, तभी तो ऑल्ट्रेशन हुई। ये कौन कौन से केसेस हैं? नंबर 1, चेंज विद इन लोकल लिमिट, विद इन लोकल लिमिट। बेटा मैं ना हिसार में रहता हूं, तो हिसार में सपोज करो डाबड़ा चौक है, तो मैं अपना ऑफिस डाबड़ा चौक से चेंज करके जिंदल चौक पे ले जा रहा हूं, तो मैं तो हूं तो उसी सिटी के अंदर ना। तो इस केस के अंदर कोई एसआर पास करवाने की जरूरत नहीं होती, बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है और आपको जस्ट आरओसी को इंटीमेट करना होता है, इंटीमेशन टू आरओसी, कि हमने अपना ऑफिस इस जगह से यहां शिफ्ट कर लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। दूसरा आया है चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा हूं, लोकल लिमिट, आउटसाइड द लोकल लिमिट। तो बेटा इस केस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है और उसके बाद सिर्फ क्या करना है? आपको आरओसी को इंटीमेट करना है। तीसरा जो खतरनाक केस बनता है वो बनता है चेंज विद इन जुडिक्शन ऑफ आरओसी, चेंज विद इन जुडिक्शन, जुडिक्शन मतलब पावर। ऐसा 2 ही जगह हो सकता है, क्योंकि इंडिया में 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक से ज्यादा आरओसी है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। जैसे चेन्नई और कोयम्बटूर के आरओसी अलग अलग हैं, चेन्नई
और कोयम्बटूर दोनों ही कहाँ आते हैं, तमिलनाडु में, बट दोनों के आरओसी अलग अलग है। महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई का आरओसी अलग अलग है, दोनों ही कहाँ आती है सिटी, महाराष्ट्र में आती है, बट दोनों का आरओसी क्या है, अलग है। इस केस में देखो हम स्टेट तो चेंज नहीं कर रहे, सिटी ही चेंज कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहा हूं, बट आरओसी चेंज हो रहा है। तो इस केस में प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है बेटा। यहां पर जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा, अब समझिए। ये दो स्टेट के नाम याद कर लेना, एग्जामिनर यहां पर आपको ट्रैप कर सकता है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु दो ही केस है, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास होगा ही होगा, प्लस में यहां पर आपको अप्लीकेशन देनी है रीजनल डायरेक्टर को, अप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर कि भैया मुझे सिटी चेंज करनी है। तो रीजनल डायरेक्टर कहता है मेरे पास क्यों आए हो, एसआर पास करो, आरओसी को बताओ। तो आपको ये बताना पड़ेगा सर आरओसी की जुडिक्शन चेंज हो रही है। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या। तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है रीजनल डायरेक्टर को, उसके 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, ये आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा, या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अप्रूवल मान लेते हैं कि अप्रूवल आ गई है, अप्रूवल, और जिस दिन अप्रूवल आ गई है उसके विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज, अप्रूवल आने के 60 डेज के अंदर अंदर आपको किसको इंटीमेट करना है, आरओसी को इंटीमेट करना है। और जिस दिन आरओसी को इंटीमेट किया है, आरओसी उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा कि लो जी हमने आपका ऑफिस रजिस्टर कर दिया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज, लो जी बेटा। तो ये सिचुएशन क्लोज भी चेंज, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्लोज जो अपना आता है वो आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। थर्ड क्लोज जो आता है ये आपका आता है ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा होता है, पर्पस लिखा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोज होता है, ध्यान रखना। कंपनीज एक्शन, कंपनीज एक्शन shall not go beyond the object clause। कंपनी की कोई भी एक्टिविटी जो है वो ऑब्जेक्ट क्लोज से बाहर नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना। अगर ये अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी हो गई या एमओए हो गई, तो हमने फाउंडेशन में पढ़ा ना, अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ कंपनी या एमओए का मतलब क्या है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज से ही बाहर चली गई है। तो ये एक्ट क्या माना जाता है, वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। कंपनी नॉट लाइबल, इन एक्ट्स के लिए कंपनी लाइबल नहीं होती। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर पर्सनली लाइबल, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको ये काम नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने काम किया है तो पर्सनली भुगतो। थर्ड पार्टी भी कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकती, और कंपनी भी थर्ड पार्टी को ऐसे काम करने के लिए एनफोर्स नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि काम ही क्या है, वॉइड है। और शेयर होल्डर कैन नॉट रेटिफाई, शेयर होल्डर्स कैन नॉट रेटिफाई सच ट्रांजेक्शंस, सच एक्ट्स। क्यों, क्योंकि काम कंपनी कर ही नहीं सकती ना, ऑब्जेक्ट क्लोज में ही नहीं है। अगर ये काम कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर होता बट डायरेक्टर्स की अथॉरिटी से बाहर हो जाता या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अथॉरिटी से बाहर हो जाता, तो ये वैलिड होता। इफ अल्ट्रा वायर एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये अलग है, फाउंडेशन में पढ़ा है ना, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता तो फिर तो ये वैलिड होता सर, फिर ये एक्ट क्या हो जाते, वैलिड हो जाते। एंड कंपनी कैन रेटिफाई, यानी कि शेयर होल्डर कैन रेटिफाई सच एक्ट्स, ठीक है। वहां पर कंपनी रेटिफिकेशन कर सकती है, क्योंकि ये काम कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में आ रहा है। तो अगर आपको लगता है डायरेक्टर ने एक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, और डायरेक्टर को हमें माफ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, उसने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उसके पास एक जस्टिफाइड रीजन था, तो कंपनी चाहे तो इन एक्ट को रेटिफाई कर सकती है कि वैसे तुमने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, बट कोई बात नहीं, हम तुम्हें माफ करते हैं। इस केस में कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लाइबल नहीं करेगी। बट अगर कंपनी ने इन एक्ट को रेटिफाई करने से मना कर दिया, तो जितना नुकसान कंपनी का हुआ है इस एक्ट की वजह से, कंपनी अपना नुकसान किससे रिकवर करेगी, डायरेक्टर से रिकवर करेगी। ये हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर एक्ट में पढ़ा था फाउंडेशन के अंदर। अगर आपको और डिटेल में इसको जानना है, हालांकि देखो मुझे लगता नहीं कि इंटर के लेवल के हिसाब से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाउंडेशन बड़ा अच्छे से बता रखा है, बट स्टिल अगर आपको ये टॉपिक जानना है तो आप मेरे फाउंडेशन के लेक्चर में कंपनी एक्ट का लेक्चर देख सकते हो, रिवीजन लेक्चर के अंदर, ठीक है। ओके, हम अभी बढ़ते आगे। क्या ऑब्जेक्ट क्लोज को ऑल्टर किया जा सकता है, ऑल्ट्रेशन इन ऑब्जेक्ट क्लोज, क्या ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल चेंज किया जा सकता है। क्या पास करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, चेंज कर लो। बट
अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी थी, आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है और आपकी कंपनी ने पब्लिक इश्यू किया था सिक्योरिटीज का टू रेज फंड फॉर ऑब्जेक्ट्स, और ये जो पैसा है ये अभी भी अनयूटिलाइज्ड है, स्टिल नॉट यूटिलाइज्ड फुल्ली। फॉर एग्जाम्पल आपने 200 करोड़ का फंड रेज किया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए कि हम अपने ये बिजनेस करना चाहते हैं। अभी उन 200 करोड़ में से 150 करोड़ यूज हुए हैं, 50 करोड़ अभी भी बाकी है, और कंपनी कहती है कि हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं। तो भाई इतना आसान नहीं है। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा अखबार में, पब्लिक नोटिस कि हमारी कंपनी जो है वो अपना ऑब्जेक्ट क्लोज क्या कर रही है, चेंज कर रही है, चेंज करना चाहती है। हमने पब्लिक इशू से कितने पैसे रेज किए थे, 200 करोड़ मेंशन करो, कितना यूज कर चुके हैं 150 करोड़ मेंशन करो, कितना बाकी है 50 करोड़, बिजनेस चेंज क्यों करना चाहते हैं वो बताओ, और ये 50 करोड़ अब कौन सी एक्टिविटी पे खर्च करने की सोच रहे हैं ये भी बताओ। तो पब्लिक नोटिस में क्या बताना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस में आपको बताना पड़ेगा रीजन फॉर चेंज इन ऑब्जेक्ट, हम अपना बिजनेस चेंज क्यों करना चाहते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट क्या रखना चाहते हैं, अमाउंट कितनी अनयूटिलाइज्ड है, एटसेट्रा, ये सब पब्लिक नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर कंसेंट नहीं दे रहे हैं उनको आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी सेबी ड्राफ्ट करता है कि हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, अगर आप हाँ नहीं कर रहे हो तो आप अपना पैसा लेके जा सकते हो, और इतने टाइम में अगर आपने पैसा नहीं लिया यानी कि आपने एग्जिट नहीं किया तो हम ये मान लेंगे कि आप कंपनी के साथ एग्री कर रहे हो। ऑब्वियस बात है एसआर तो पास करवाना ही करवाना है। तो यहां पर थोड़ा सा लिस्टेड कंपनी के केस में अगर अमाउंट अनयूटिलाइज रह जाती है तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, और ये स्कीम कौन डिस्क्राइब करेगा, सेबी। और यहां पर लिस्टेड कंपनी केस में ऑब्वियस सी बात है एसआर तो पास करवाना ही करवाना है, और बाय पोस्टल बैलेट पास करवाना है, बाय पोस्टल बैलेट, मतलब जनरल मीटिंग नहीं करने की जरूरत, मेंबर्स के घर पे जाएगा वोट, और मेंबर जो है घर बैठे बैठे वोट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में अभी जनरल मीटिंग वाले टॉपिक में आएगा डिटेल में कि पोस्टल बैलेट क्या होता है और पोस्टल बैलेट कब पास करना चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज के बाद फोर्थ क्लोज जो आता है अपना, वो आता है लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज तभी प्रेजेंट होगा इफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड। बाय शेयर या बाय गारंटी या बाय बोथ। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है तो क्लोज ही नहीं आएगा, लाइबिलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। फिफ्थ क्लोज आता है आपका कैपिटल क्लोज। ये क्लोज तब प्रेजेंट होगा इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है तो उसमें शेयर कैपिटल नहीं होती है, तो उस केस में ये फिफ्थ क्लोज नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पर 3 बातें लिखी होती है, मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितनी इश्यू कर सकती है, इसको हम ऑथोराइज कैपिटल भी बोलते हैं, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथोराइज कैपिटल आपने ज्यादा सुना होगा। नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी कितने इश्यू कर सकती है, और फेस वैल्यू पर शेयर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, मैक्सिमम कैपिटल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है, मैक्सिमम कैपिटल आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है हम 10 करोड़ शेयर इश्यू कर सकते हैं, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 100 करोड़। ये कैपिटल क्लोज होता है। क्या इसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट इसका प्रोसीजर सेक्शन 13 में नहीं दे रखा, ऑल्टरेशन इन कैपिटल क्लोज। इसके बारे में सेक्शन 61 में लिखा हुआ है, सेक्शन 61 चैप्टर 4 का पार्ट है, सेक्शन 61।
सिर्फ क्या प्रोसीजर दे रखा है, 3 बातें ध्यान रखनी है। आर्टिकल ऑफ में लिखा होना चाहिए कंपनी कभी भी अपनी ऑथराइज कैपिटल के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है, उसको घटा सकती है, शेयर्स की फेस वैल्यू को मर्ज कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है, स्टॉक सर्टिफिकेट इश्यू कर सकती है, एटसेट्रा। दूसरा ओआर पास करना पड़ेगा, और तीसरा इंटीमेशन टू आरओसी। बस इंटीमेशन टू आरओसी कि भैया जी हमने जो आपको एमओई दिया था ना वो पुराना हो गया है, उसको उतार दो साइड से, अब ये नए वाला लगा लो। तो आरओसी को इंटीमेट तो करना ही पड़ेगा ना। तो सेक्शन 61 किस लिए है? इंक्रीज, डिक्रीज ऑथराइज कैपिटल। आपको ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है, घटानी है, सेक्शन 61 लगेगा। मर्ज करना है या स्प्लिट करना है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इन 2 केसेस के अंदर सेक्शन 61 अप्लाई होता है। अच्छा एक और भी तो है, स्टॉक सर्टिफिकेट। स्टॉक सर्टिफिकेट क्या होता है? बंडल ऑफ फुली पेड अप शेयर्स। तो अगर कोई शेयर सर्टिफिकेट्स लेके आया, फुली पेड अप शेयर सर्टिफिकेट लेके आया और कहता है कि उसको एक सिंगल सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके दे दो भैया, तो ये स्टॉक सर्टिफिकेट भी किस में इश्यू होता है? सेक्शन 61 में। 3 रिक्वायरमेंट है, आर्टिकल उसमें लिखा होना चाहिए, एसओआर पास करना पड़ेगा और इंटीमेशन टू आरओसी। एसआर नहीं, ओआर पास करना पड़ता है इस केस में, ठीक है ना। और फिर आता है लास्ट क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज। सब्सक्रिप्शन क्लोज, इसको हम एसोसिएशन क्लोज भी बोलते हैं। एटलीस्ट कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए? एटलीस्ट 1 सब्सक्राइबर इन केस ऑफ ओपीसी, 2 सब्सक्राइबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 7 सब्सक्राइबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। ये जो सब्सक्राइबर है ये अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लिखेंगे इफ एनी, ठीक है। कमिटमेंट करेंगे मिनिमम 1 शेयर परचेज करने का, मिनिमम 1 शेयर, कि मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद इतने शेयर खरीदने का कमिटमेंट कर रहा हूं। 1 शेयर तो खरीदने का कमिटमेंट करना पड़ेगा इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल। इफ कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल। अगर मान लो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो इस सेकंड वाला कॉलम नहीं आएगा, फिर सिर्फ नाम एड्रेस आएगा और इनके साइन आ जाएंगे, इनके साइन, ठीक है, अलोंग विद विटनेस। ऑब्वियस सी बात है, साथ में विटनेस के भी साइन होंगे। सब्सक्रिप्शन क्लोज में कोई अल्टरेशन नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है सब्सक्राइबर क्या बन जाते हैं? मेंबर बन जाते हैं। तो ये पॉइंट भी होगा। 7th क्लोज जो नॉमिनेशन क्लोज होता है वो मैंने ओपीसी के साथ करवा दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ ओपीसी के केस में ही प्रेजेंट होता है, नॉमिनेशन क्लोज। इन केस ऑफ ओपीसी ओनली। नॉर्मल प्राइवेट या पब्लिक कंपनी केस में प्रेजेंट नहीं होता, ओपीसी के केस में ही होता है। क्लियर है? उसके बाद टॉपिक आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा? अगर एमओए की बात करें तो एमओए बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हाट टू डू। यानी कि एमओए स्टेट्स द ऑब्जेक्ट। हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? एमओए जो है वो सुप्रीम होता है या सुपीरियर होता है, ठीक है, ये सुपीरियर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एओए क्या बताता है? प्रोसीजर बताता है, हाउ टू डू, प्रोसीजर्स बताता है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये परफॉर्म कैसे करना है, हाउ टू डू। ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है, ये सबॉर्डिनेट होता है, ये सबॉर्डिनेट होता है टू एमओए। ये एमओए के हिसाब से काम करता है, सबॉर्डिनेशन टू एमओए होता है, ठीक है। ये 1 मिनट क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है एमओए और एओए के अंदर। तो क्या आर्टिकल्स को चेंज किया जा सकता है? ऑल्ट्रेशन, बिल्कुल। ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किया जा सकता है। क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जा सकता है। सॉरी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप जब चाहे तब आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हो। ध्यान रखना, इफ ऑल्ट्रेशन, अगर आप ऑल्ट्रेशन करके इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कन्वर्जन कर रहे हो ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, तो क्या ऐसा किया जा सकता है? देखो कन्वर्जन तो अलाउड है, प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कन्वर्जन के लिए सिर्फ एसआर पास नहीं करवाना पड़ेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा? आपको रीजनल डायरेक्टर की
को अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को भी क्या हम चेंज कर सकते हैं। एक टॉपिक जो आपको फाउंडेशन में भी परेशान करता था वो था एंट्रेंचमेंट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर क्या आर्टिकल्स को चेंज करना इतना आसान है कि एसआर पास किया और चेंज कर दिया? हाँ कर दिया सर। जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी मतलब जिनके पास नंबर ऑफ शेयर कम है, उनको डर लग रहा है कि आप जब चाहे तब आर्टिकल चेंज कर दोगे, आप तो मेजोरिटी में हो, आपके पास तो 90% शेयर है, आप जब चाहे तब रूल्स को चेंज कर दोगे, प्रोसीजर को चेंज कर दोगे, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमसे तो पूछा ही नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या प्रोवाइड किया जाता है? एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन या मेक द ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मोर हार्ड। देखो पास क्या करना पड़ता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। 75% बंदे जब तक यस ना कहें तब तक हम उसको चेंज नहीं कर सकते। सर हम इससे भी हार्ड करेंगे, इससे भी हार्ड करेंगे, 80% वोटिंग, 90% वोटिंग। अरे ऐसा भी हो सकता है जब तक 100% वोटिंग ना हो तब तक आर्टिकल चेंज नहीं होगा। इसे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड करना। तो एंट्रेंचमेंट कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड की जा सकती है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे तब स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के क्लोजेस को चेंज करने के लिए इतने % वोटिंग चाहिए। ध्यान रखना ये वोटिंग 75% से ज्यादा ही लिखनी है, ठीक है, ताकि ये और हार्ड हो जाए। अगर कम लिख दोगे कि 60% में हम आर्टिकल चेंज कर लेंगे तो हार्ड गांव है, तो इजी हो गया उसको चेंज करना। ठीक बात है ना? क्या आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड की जा सकती है? एंट्रेंचमेंट दी जा सकती है, हाँ दी तो जा सकती है। डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है। अगर ये पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करके, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कंपनी बनने के बाद एंट्रेंचमेंट दी जा सकती है कि नया प्रोविजन ये है आर्टिकल्स को चेंज करने का। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो बेटा विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स की कंसेंट के साथ में एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड की जा सकती है। प्राइवेट में सब, पब्लिक कंपनी में देखो नंबर ऑफ मेंबर बहुत ज्यादा होते हैं सर, तो किस किस को कन्विंस करोगे? तो वहां पर एसआर पास करके आप क्या कर सकते हो? एंट्रेंचमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, ये पब्लिक कंपनी वाली बात की सर आपने, कन्वर्जन वाली, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। हाँ, तो अगला टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। तो बेटा देखो कन्वर्जन का प्रोसीजर तो बड़ा सिंपल है। स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना ही करना है। स्पेशल रिजोल्यूशन 2 पास होंगे, टू अमेंड दी एमओए नेम क्लोज। क्योंकि आप पब्लिक से प्राइवेट बन रहे हो तो आपके नाम में क्या आएगा? प्राइवेट वर्ड इंसर्ट होगा, यानी कि दैट इज इंसर्ट प्राइवेट वर्ड इन नेम। सर बट आपने बताया था अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यहां पर जब कंपनी कन्वर्ट होती है तो नए नाम के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अरे रन कहां कर रहा हूं बेटा? नए नाम के लिए अप्रूवल नहीं ले रहा हूं, बट नाम तो चेंज हो गया ना, एमओए के अंदर नेम क्लोज में तो चेंज आ गया। हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एसआर किस लिए पास होगा? टू अमेंड। ये 2 अलग अलग एसआर होंगे, एक एसआर में काम नहीं चलेगा। टू अमेंड दी एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना पड़ेगा, दैट इज इंसर्ट करना पड़ेगा बेटा। इंसर्ट कंडीशंस या रिस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 2 क्लोज 68। याद है क्या? फाउंडेशन में पढ़ा था, हमारे मेंबर कभी भी 200 से ज्यादा नहीं होंगे। मेंबर्स कैन नॉट बी मोर देन 200। हम कभी भी पब्लिक इशू नहीं करेंगे, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेंगे। एंड शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये रिस्ट्रिक्शंस आपको अपने आर्टिकल ऑफ में लगानी पड़ेगी। ठीक बात है। उसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में आपको एप्लीकेशन देनी है रीजनल डायरेक्टर को, एप्लीकेशन टू रीजनल डायरेक्टर। ठीक है, जिस दिन एसआर पास हुआ है उसके 60 डेज के अंदर अंदर।
within 60 days. रीजनल डायरेक्टर चेक करेगा सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं। अगर रीजनल डायरेक्टर को लगता है सारे डॉक्यूमेंट ओके है तो रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, आपको अप्रूवल दे देगा विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज। इसकी अप्रूवल मिलने के बाद आपको किसको इंटीमेट करना है, आरओसी को, और आरओसी आपको क्या इश्यू करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और ये इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि आपकी कंपनी अब कन्वर्ट होके प्राइवेट बन चुकी है। ठीक है। एक कंप्लायंस डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी, कंप्लायंस डिक्लेरेशन, कंप्लायंस ऑफ प्रोसीजर, इसकी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी फॉर कन्वर्जन, फॉर कन्वर्जन। और ये कौन देगा, ऑब्वियस सी बात है, सीए, सीएस या सीएमए हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ये भी लगेगा। ये टॉपिक अपना हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है वो आता है सेक्शन 10A का, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इससे एमसीक्यू आने के पूरे पूरे चांस है बेटा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मान लीजिए यहां पर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के विद इन 180 डेज, विद इन 180 डेज, बस इसी से एमसीक्यू आता है। आपको अप्लाई करना है आरओसी को, आरओसी को अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए। जब तक ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, ना ही किसी से बोरोइंग कर सकते, क्योंकि हम पैसा उधार सिर्फ बिजनेस के लिए ले सकते हैं, और बिजनेस ही स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर पैसा उधार किस लिए ले रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपको सेक्शन 10A में अप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ में क्या लगती है, सर्टिफिकेट लगता है, यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस, वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, जो तो आपने करवाई ली होगी ना, 30 डेज में करवानी पड़ती है रजिस्टर्ड ऑफिस। प्लस में अगर बिजनेस करने के लिए सेबी, आरबीआई, आईआरडीए इनकी अप्रूवल चाहिए तो वो अप्रूवल आपने ले ली है, अप्रूवल ऑफ सेबी, आरबीआई एटसेट्रा, अगर रिक्वायर्ड है तो, इफ रिक्वायर्ड बिजनेस करने के लिए, तो वो हमने ले ली है। और प्लस में सर्टिफाइड होना चाहिए ये सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए, सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए, सीएस, सीएमए हैविंग सीओपी, हैविंग सीओपी। ये सारी चीजें आपको आरओसी के पास सबमिट करवानी है। आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ बिजनेस दे देगा, उसी के बाद आप बिजनेस कर सकते हो और उसी के बाद ही आप पैसा उधार ले सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। क्लियर है। उसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आता है वो आता है कि क्या सब्सिडरी कंपनी जो है अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्ड कर सकती है, कैन नॉट होल्ड द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। इसका ज्यादा अच्छा लॉजिक समझ में आएगा सेक्शन 67 के साथ, जो मैं आपको चैप्टर नंबर 4 में करवाऊंगा। बट अभी यहां पर याद कर लेते हैं कि इसकी एक्सेप्शन आ जाती है बेटा, कि जनरल बात तो यह है कि सब्सिडरी कंपनी कभी भी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती। 3 एक्सेप्शन है। एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव होल्ड कर सकते हो। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड कब आता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पर्सन, डिसीज ऑफ डिसीज्ड मेंबर, कोई मेंबर है वो मर गया है और कंपनी जो है उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो ये शेयर मेरे नहीं है जी, डिसीज मेंबर के हैं, तो जब तक उसका लीगल हियर आके शेयर क्लेम नहीं कर लेता तब तक शेयर मेरे पास पड़े, क्या दिक्कत है। एज ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब होता है एजेंट, ये मेरे नहीं है जी, मैंने किसी के बिहाफ पे होल्ड कर रखे हैं। ठीक है। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप, बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी।
यानी कि पहले एस कंपनी के पास एच कंपनी के 20% शेयर थे, बाद में एच कंपनी ने एस कंपनी के 60% शेयर होल्ड कर लिए, तो 20% शेयर होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होने से पहले से ही सब्सिडियरी के पास है। बस ध्यान रखना, इस केस में आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। आप शेयर तो होल्ड कर सकते हो, नो वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट, क्योंकि आपके ऊपर किसका कंट्रोल होगा? होल्डिंग कंपनी का कंट्रोल होगा, तो आप अपनी मर्जी से वोट यूज नहीं कर सकते। हाँ, इन दोनों केसेस में आपको वोटिंग राइट मिलेगा, क्योंकि ये शेयर आपके नहीं है, किसी और के है, तो होल्डिंग कंपनी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। यहां पर वोटिंग राइट अवेलेबल होगा, ठीक है। और थर्ड केस में वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं होगा। ओके, अगला छोटा सा टॉपिक जो आता है वो आता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कोई नोटिस है, कोई डॉक्यूमेंट है, वो सर्व करना है। किसको सर्व करना है भाई? टू दी कंपनी। कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट देना है तो वो कैसे सर्व करना है? तो भाई इसको सर्व करना है रजिस्टर्ड पोस्ट से। कंपनी को अगर कोई डॉक्यूमेंट देना है तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, आप कुरियर से भी भेज सकते हो, आप बाय हैंड भी दे सकते हो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दे सकते हो। ओके, अगर आरओसी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो तो, या किसी मेंबर को कोई डॉक्यूमेंट भेजना हो तो बेटा ये ऊपर वाले सारे पॉइंट तो है ही है, ऊपर वाले सारे पॉइंट तो है ही है। इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। क्या? एक मोड और ऐड हो जाएगा, सिंपल पोस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पोस्ट को सिर्फ पोस्ट, सिंपल पोस्ट। आप सिंपल पोस्ट से भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, ठीक है। अगर कोई मेंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आता है, अगर कोई मेंबर स्पेसिफाइड, इफ मेंबर इंसिस्ट या रिक्वेस्ट फॉर स्पेसिफिक मोड, कि सर मैं चाहता हूं कि मुझे सिंपल पोस्ट से ना भेजकर स्पीड पोस्ट से भेजा जाए, तो बेटा स्पीड पोस्ट का तो खर्चा लगता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देन सच मेंबर shall pay expenses for such specific mode in advance। सर ये एक्सपेंस कितने होंगे, ये कहां डिसाइड होते हैं? पे एक्सपेंस डिटरमाइंड या डिसाइडेड इन एजीएम। कंपनी के एजीएम में ये डिसाइड होता है कि अगर कोई मेंबर स्पेसिफिक मोड से चाहता है कि उसको नोटिस मिले तो आप बता सकते हो और हम उसकी इतनी फीस लेंगे आपसे, तो ये मेंशन कर दो, आप स्पेसिफिक मोड से भी ले सकते हो। निधि कंपनी के केस में बेटा, इन केस ऑफ निधि कंपनी, हालांकि देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है बट एमसीक्यू वाले कुछ पूछ सकते हैं इससे, तो मैंने लिख दिया। निधि कंपनी में मेंबर्स को दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो सब्सटेंशियल मेंबर है, जिनके पास कम से कम 1% शेयर हो, मेंबर हैविंग 1% शेयर और ₹1000 फेस वैल्यू, ₹1000 फेस वैल्यू विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो भी लेस हो, ठीक है। और अदर मेंबर, अदर, तो इनको तो नोटिस भेजना है, इनको तो नोटिस भेजना है, ठीक है, इनको तो नोटिस भेजना होता है, भेजो नोटिस। और इनको नोटिस भेजने की बजाय इनको अखबार में छाप दो बेटा, ये पब्लिक नोटिस से काम चला लेंगे, क्योंकि निधि कंपनी को वैसे भी खर्चे कम करने होते हैं। निधि कंपनी किसके लिए? तो सेविंग के लिए। तो भैया अगर हर मेंबर को नोटिस प्रिंट कर करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से भेजने लगेंगे तो फिर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो बड़े मेंबर्स हैं उनको तो फिजिकल नोटिस भेज दो, और जो छोटे मेंबर है उनको अखबार में छाप दो, पब्लिक नोटिस दे दो, बस बहुत है। ठीक बात है ना? ओके, अगला टॉपिक जो आता है वो आता है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। तो डॉक्यूमेंट को ऑथराइज कौन करेगा भाई? ऑथेंटिसिटी मतलब अप्रूवल, ऑथेंटिकेट करना, तो बाय केएमपी, की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है। केएमपी नहीं है तो बाय ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर कंपनी का।
सर ऑफिसर नहीं है तो बाय एम्प्लॉई, बाय एम्प्लॉई जो ऑथोराइज्ड हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और सर अगर यही एक नेगोशिएबल होता तो साइनिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे बिल वगैरह। और साइन करके क्या करते हैं, प्रोमिसरी नोट मेक करना, बिल ड्रॉ करना, बिल एक्सेप्ट करना, एटसेट्रा। तो साइन करने का मतलब क्या है, मेकिंग द प्रोमिसरी नोट ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी, कंपनी के बिहाफ पे प्रोमिसरी नोट कौन करेगा, ड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना, एंडोर्स करना। साइन तो तभी होते हैं ना बेटा, इन्हीं केसेस में तो होते हैं, एंडोर्स, बिल एटसेट्रा। तो ये कौन करेगा, तो ये करेगा ऑथोराइज पर्सन। ये कौन करेगा, ऑथोराइज्ड पर्सन, ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथोराइज करेंगे, अगर नहीं कर रखा तो ऑब्वियस बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद करेंगे। और अगर कोई डीड्स या डॉक्यूमेंट है, तो कोई डीड है, रेंट डीड है, कुछ सेल डीड है, डीड एटसेट्रा, ये कौन साइन करेगा, तो बेटा इस पे कॉमन सील लगी होनी चाहिए, इस पे कंपनी की कॉमन सील लगी हुई है, तो फिर ये मान लिया जाएगा ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेटेड है। सर कॉमन सील होना तो ऑप्शनल है, तो एनी टू डायरेक्टर्स इफ नो सीएस, अगर कंपनी में कोई कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो, या अगर कंपनी सेक्रेटरी तो है तो वन डायरेक्टर एंड सीएस, कंपनी सेक्रेटरी इफ सीएस, अगर कंपनी में सीएस है तो फिर सीएस के भी साइन हो जाएंगे। तो ये सारा टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। हाँ, एक डॉक्ट्रिन है जो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को आना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। अगर ये आपको नहीं आता, देखो फाउंडेशन में है टॉपिक, इंटर के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं लगता, बट स्टिल अगर आपको ये समझना है तो आप मेरे सीए फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 1 का, सीए फाउंडेशन का फास्ट ट्रैक रिवीजन का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। बिल्कुल डिट्टो टॉपिक है, उसमें टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर आपके लिए एग्जाम में बहुत अच्छी वेटेज रखता है, अच्छे से कहिए, एमसीक्यू भी बहुत आते हैं इससे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।